Namaskar, my name is Pradeep, and once again I have brought a fantastic video for class 9th. This video is all about Geography chapter 2. The name of the chapter is Physical Features of India. So, if we talk about physical features of India, जो भारत के भौतिक स्वरूप हैं उसको देखा जाए तो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन्स. यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, यानी भारत कैसा दिख रहा है, भारत में क्या क्या है, किस प्रकार के रिलीफ हैं, किस प्रकार के यहाँ पर लैंडमार्क्स हैं, ये कैसा दिखता है. तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में अगर देखेंगे, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैज हिमालयन माउंटेन्स. यहाँ पर हिमालय है और बताया था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. तो जनरली जब बात आती है हिमालय की तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि देयर इज ओनली वन हिमालय माउंटेन, बट इट इज नॉट इन रियल सेंस. एक्चुअली देयर आर 6 माउंटेन रेंजेस इन हिमालयन सिस्टम. हिमालय के तंत्र में 6 पर्वत श्रृंखलाएं हैं. मैं उनका नाम लूंगा. तो सबसे पहले है काराकोरम. ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज. हियर आई हैव मेंशन काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, फिर है ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक. ये 6 हैं. तो काराकोरम रेंज है. फिर उसके बाद से है लद्दाख रेंज, और उसके बाद से है जास्कर रेंज. इन तीनों को हम ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं. ट्रांस का मतलब पार होता है, ये ग्रेट हिमालय के पार. जनरली हम लोग जो बात करते हैं ग्रेट हिमालय, इसी हिमालय में हम माउंटेन एवरेस्ट है, कंचनजंगा भी है. तो इसको ट्रांस, इसके पार है, ग्रेट हिमालय के पार है. फिर हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय. ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री बोला जाता है, इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं. फिर ये ग्रेट हिमालय है. ग्रेट हिमालय. फिर उसके नीचे है लेसर हिमालय, इसी को हिमाचल भी बोलते हैं. और उस सबसे नीचे है शिवालिक. तो शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज. तो ये नॉर्दर्न पार्ट में हो गया. फिर हम बात करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन. सेकंड जो फिजिकल फीचर है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की है. अब इसके नीचे प्लेन वाला एरिया है. अभी इधर तो माउंटेन हिली एरिया है पूरा नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन इसके नीचे जब आएंगे तो प्लेन एरिया मिलेगा हमको. यहाँ बंगाल से पूरा पंजाब तक, असम का भी कुछ पार्ट. ये जो प्लेन एरिया है, ये सही मायने में दीज प्लेन एरिया आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल एक्शन ऑफ मेनली 3 रिवर्स नेम्ड द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस. गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, उन नदियों के निक्षेपण के द्वारा, यानी पहाड़ों से मिट्टियां लाती हैं, सिल्ट लाती हैं और जमा करती हैं. इस एरिया में जमा किया है, डिपोजिशन का काम किया है. और केवल ये 3 नदियां नहीं हैं, इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जिसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, इन नदियों के द्वारा भी लाए गए ये सिल्ट है, डिपोजिशन है, निक्षेपण जिसको हम कहते हैं. तो ये प्लेन एरिया हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया. और इस नॉर्दर्न प्लेन में को अगर हम डिवीज़न इसका अगर करते हैं तो इसके भी 4 डिवीज़न हैं. सपोज ये हिमालय से कोई स्ट्रीम निकल रहा है, स्ट्रीम जिसको जलधारा कह सकते हैं, नदी के रूप में निकल रहा है. ये यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होने के कारण बहाव इसका ज़्यादा है. स्लोप जहाँ ज़्यादा रहता है तो स्ट्रीम नैरो होती है, सकरी होती है. तो ये बहुत ही पतली नैरो स्ट्रीम है. और यहाँ पर पेबल्स हैं. पेबल्स कहते हैं बड़े बड़े रॉक को, यहीं से लैंडस्लाइड होकर के पेबल्स हैं
और ये स्ट्रीम जब जाती है तो इसी पेबल्स के बीच में होकर गुजरती है, यानी हमको स्ट्रीम दिखती ही नहीं। इस पॉइंट को नोट करें फिर से कि जब ये स्ट्रीम निकलती है पेबल्स के बीच से तो ये नदी है, लेकिन ये नदी दिखती नहीं है क्योंकि नैरो स्ट्रीम इसकी होती है, और ये नैरो स्ट्रीम पेबल्स के बीच में ये कवर हो जाती है। दैट इज वाई इट इज नॉट विजिबल। आफ्टर दैट दिस नैरो स्ट्रीम एडवांसेस, ये आगे कुछ बढ़ती है। इस पेबल वाले एरिया को हम बोलते हैं भाबर, इसको भाबर बोलते हैं। जब नदी की धारा पेबल्स के बीच में छुपी रहती है, एग्जिस्ट करती है बट दिखती नहीं है, उसको भाबर बोलते हैं। हम भाबर किसको बोल रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स का ही एक पार्ट है। ये खास करके आपको हरिद्वार साइड में मिल जाएगा। फिर तराई का एरिया, तराई में क्या होता है, ये पेबल्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये स्ट्रीम थोड़ी सी वाइड होगी, चौड़ी होगी, और यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी नदी फैल करके बहेगी और मॉइस्चर ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है, मच्छर मक्खी का प्रकोप होता है। दैट इज़ वाई ये हम लोगों का जो पूर्वांचल एरिया है यहाँ, ये तराई के एरिया में आता है और ऐसी दिक्कतें आती हैं। फिर आगे चल करके यही स्ट्रीम और चौड़ी होती है और यहाँ पर फाइन सिल्ट होता है। फाइन सिल्ट होने के कारण इसको यहाँ पर एलुवियल सॉइल और कैसा होता है, ओल्डर का मतलब पुराना। ये फ्लड प्लेन से ऊपर बहती है। यहाँ कभी बाढ़ आया करती थी, लेकिन अब यहाँ बाढ़ नहीं आती है ड्यू टू डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द रिवर। फिर ये यही नदी किसी और ज़्यादा ढलान वाले एरिया में बहती है जिसको खादर कहते हैं, और ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ हर साल बाढ़ आती है। फिर से एक बार देखेंगे, नदी चल रही है, यहाँ से निकली है माउंटेन से, तो भाबर जहाँ पर पेबल्स के बीच में है, नैरो स्ट्रीम में है, आगे बढ़ रही है तराई चल एरिया में, थोड़ी सी और चौड़ी होकर के बहेगी। फिर ये भांगर में जाती है। भांगर एरिया वो है जहाँ पर ओल्डर एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, कभी किसी टाइम में आया करता था। फिर यही आगे चल करके ये खादर जहाँ हर साल बाढ़ आती है, और ये ऐसा एरिया है कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल हो जाता है इसका। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ वाई हियर वी फाइंड द हाई प्रोडक्टिविटी, the high production rate in the food grains। फिर हम बात करेंगे थर्ड वाले में, तो पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर के बारे में बताया था मैंने कल ही। पेनिनसुला का मतलब होता है द लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय इट्स थ्री साइड्स, तीनों ओर से घिरा। तो ये जो लैंड मास हम देखते हैं, इधर अरेबियन सी है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, इस साइड में इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जिसको हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये जो मिड पार्ट ऑफ इंडिया जो है, जो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। अभी इसका हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना हुआ है। हम जानते हैं रॉक जो है तो मेटामॉर्फिक होता है, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री भी होता है। तो ये इग्नियस रॉक होता है जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनता है। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी से निकला, और वो मिट्टी क्या होती है, क्योंकि मोल्टेन मैग्मा होता है वो बाहर आता है,
तो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है, फिर वो काली हो जाती है। तो इस एरिया में डेक्कन ट्रैप, जिसको डेक्कन ट्रैप उसको बोलते हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और नर्मदा नदी के जो ऊपर का हिस्सा है, इसको अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड, और एक है डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो साउदर्न पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के ऊपर का हिस्सा, जो गुजरात वगैरह का हिस्सा है वो आ जाएगा। जो फिर आपका गुजरात है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, वो सब आ जाएगा। इसी तरीके से जो डेक्कन प्लेटू आएगा वो नर्मदा नदी से नीचे का हिस्सा आएगा, नर्मदा नदी से नीचे का हिस्सा। ये जो डेक्कन प्लेटू है ये सही मायने में ट्रायंगुलर शेप में है, ये डेक्कन है, डेक्कन प्लेटू। फिर इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट हो गया इंडियन डेजर्ट। हम जानते हैं कि इंडियन डेजर्ट राजस्थान और गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा वो लगता है यहाँ पर। ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा इंडियन डेजर्ट। ये एरिया बहुत ही स्कार्स पॉपुलेटेड एरिया है, यानी बहुत जनसंख्या कम होती है। अभी हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये दुनिया में सबसे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होने के कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा है। दैट इज वाई अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन लिव ओवर देयर। फिर यहाँ डेजर्ट में देखें तो रेनफॉल बहुत कम होता है, यहाँ की फर्टिलिटी बिल्कुल लगभग जीरो है। फिर फिफ्थ वाला जो पॉइंट है कोस्टल प्लेन। कोस्टल का मतलब होता है समुद्र तटीय। अब समुद्र तटीय, अपने इंडिया में समुद्र जो है तीन ओर से लगता है, उसमें एक साइड में अरेबियन सी है। तो समुद्र का, ये अरेबियन सी समुद्र है, इसका एक तट यानी किनारा, इसका एक किनारा ये हो गया। फिर बे ऑफ बंगाल साइड से जो कोस्टल प्लेन है ये भी एक साइड में हो गया। तो अगर हम बात करेंगे तो दो इसके कोस्टल प्लेन हो गए मुख्य रूप से। पहला हो गया ये वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट। घाट का मतलब पर्वत होता है, इधर ईस्टर्न घाट हो गया। ऐसा ही माने दोनों साइड में ये माउंटेन रेंज है। इस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दीज आर द टू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड दीज आर रियली वेरी वेरी फर्टाइल एंड इट इज अ पैडी कल्टीवेशन एरिया। द नेक्स्ट थिंग, इसी चीज में कोस्टल प्लेन में नाम दे दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट में तीन कोस्टल प्लेन है। पहला है कोंकण, गोवा और उसके ऊपर का जो इस एरिया आता है वो कोंकण में है। फिर इसी तरीके से कन्नड़ है फर्स्ट ये, सेकंड ये। थर्ड वाला जो है मालाबार एरिया है, जो केरला और आसपास के एरिया में आता है। तो ये कोस्टल प्लेन के नाम है। अगर हम कोस्टल प्लेन को डिवाइड करेंगे तो वेस्टर्न घाट में तीन कोस्टल प्लेन है, उनके नाम दिए गए हैं। पहला है कोंकण एरिया, सेकंड है कन्नड़ कोस्टल प्लेन और थर्ड है मालाबार कोस्टल प्लेन। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट में दो है। द वेरी फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न सरकार एंड सेकेंड वन इज कोरोमंडल। ये दो कोस्टल प्लेन हो गए ईस्टर्न घाट में।
नेक्स्ट थिंग है और लास्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का, वो है आइलैंड्स। एंड वी नो दैट हमारे यहाँ इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स बहुत ही फेमस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से पहला है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, उसका नाम है अंडमान निकोबार। ये बे ऑफ बंगाल हो गया। बे ऑफ बंगाल एक समुद्र का नाम है, इसी समुद्र में स्थित है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड को हिंदी में कहते हैं द्वीप। आइलैंड इज ए लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर बाय इट्स ऑल साइड्स। सभी तरफ पानी से घिरा होता है, तो इधर सब पानी है और ये है अंडमान निकोबार। इसी तरीके से अरेबियन सी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसका नाम है लक्षद्वीप। और एक स्पेशल चीज ये है लक्षद्वीप के बारे में, दिस लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल। कोरल से बना हुआ है। कोरल की चर्चा अभी हम लोग करेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर इन दिस वीडियो। तो इस तरीके से ये जो 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, पहला है हिमालयन माउंटेन्स, हम पढ़ चुके हैं नॉर्दर्न में। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है जो कि यहाँ पर है, उसके हिमालयन के नीचे में, या कह सकते हैं शिवालिक जो है उसके फुटहिल में जो बसा हुआ है सब एरिया है। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने देखा पेनिनसुलर प्लेटू जो यहाँ इसके नर्मदा नदी के नीचे है। फिर इंडियन डेजर्ट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। कोस्टल प्लेन्स हम पढ़ चुके हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, उसमें भी कैटेगराइज किए हैं, उसका नाम दिए हैं। और आइलैंड अभी हम लोग अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप, जो कि कोरल से बना हुआ है। इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसका नाम है अंडमान निकोबार। द लास्ट पॉइंट इज कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल इज नथिंग, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये दे लिव इन कॉलोनी, ये कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। कोरल पॉलिप्स है। कोरल तो पहला मैंने बताया क्या कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड वन थिंग है कि ये रहते हैं कॉलोनी में। कहाँ पर रहते हैं? कि ये शैलो वाटर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर नीचे नहीं रहते, क्योंकि जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता नहीं रहते वहाँ पर। ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं, यानी रिवर का पानी जो होता है वो सॉल्टी नहीं होता है, दैट इज फ्रेश वाटर। तो ये कहाँ पर रहेंगे? सी में या ओशन में। फिर ये मड फ्री होना चाहिए। मड फ्री क्यों होना चाहिए? ताकि ये ब्रीथ कर सके। फिर इसी तरीके से वार्म होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, लगभग 23 डिग्री या 24 डिग्री इनके लिए आइडियल सिनारियो है रहने के लिए। इसी तरीके से ये 3 प्रकार से एक लैंडफॉर्म बनाते हैं। उसमें पहला है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ सही मायने में ये कोरल जो है दे सेक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसमें सीमेंटिंग क्वालिटी होती है, बहुत ही हार्ड होता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता है। ये कोरल जब मर जाते हैं इनके बॉडी से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसा निकलता है मटेरियल, और ये जमा होते होते एकदम बिल्कुल हार्ड हो जाता है, रॉक के जैसा, चट्टान के जैसा। अब इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं कि बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ये पूरी दीवार की तरह समुद्र में ऐसे है, ये सब कोरल से बना हुआ है, इधर प्लेन वगैरह जा नहीं सकती, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोरल पॉलिप्स।
ये दीवार के जैसा है। फिर बी जो शेप बनता है कोरल से वो है फ्रिंजिंग रीफ। इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, ये बीच में बन गया है। फ्रिंजिंग रीफ की क्या होता है? फ्रिंजिंग रीफ में समुद्र के किनारे बनेगा, हो सकता है इधर लगून हो, लगून वी विल डिस्कस इट लेटर, और समुद्र के किनारे सब बन गया है एक तरह से बैरियर के रूप में। थर्ड वन इज एटॉल। एटॉल क्या है? रिंग शेप में ये एक लैंडफॉर्म है, रिंग शेप में। तो ये कोरल के जो है ये कोरल द्वारा बनाए गए 3 ये लैंडफॉर्म है। बैरियर रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ है और एटॉल है। बैरियर रीफ दीवार की तरह होता है, फ्रिंजिंग रीफ समुद्र के किनारे वगैरह हो सकता है। एटॉल जो है ये रिंग के जैसा लगभग सर्कल होता है, ये होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक्स।